हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आप लोग के लिए साइंस का कुछ मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आ जाते हैं, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला, क्योंकि ये 10 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो लाए हैं वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो देखेंगे ये 10 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बेसिक ढंग से, और इसे याद भी कर लेंगे। सभी लोग कॉपी में नोट्स कर लेंगे, इसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया उसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। तो लिखा हुआ है कि उत्तल सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। ओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने दिख रहा है। पेन सिलेक्ट करते हैं, ये हुआ पेन सिलेक्ट। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता। तो इसका आंसर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें। आपतित समांतर किरणें का मतलब हुआ कि उत्तल लेंस के द्वारा जो भी आपतित यानी आ रही है समांतर किरण, वो क्या होता है कि अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं। क्या होती है? एक बिंदु पर जाकर मिलती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश के समांतर किरणों को क्या करता? अभिसरित करता। क्या करता? अभिसरित करता। अतः उत्तल लेंस के इसी गुण को के कारण हम उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देख सकते हैं, आपके होम स्क्रीन पे आ चुका है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक और आभासी दो पार्ट्स में बांट लेंगे, जैसे कि अभी डिवाइड ये किया हुआ। एक में लिख लेंगे, एक साइड में वास्तविक और एक साइड में लिखेंगे आभासी। नंबर 1 अंतर देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। नंबर 2 कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा? उल्टा होगा। तो ये क्या होता है? सदैव सीधा होता है, यानी आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता। वास्तविक प्रतिबिंब के है जो दर्पण के आगे बनते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये हुआ आप लोग के सामने 3 अंतर क्वेश्चन नंबर 2 का। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको दिख रहा है। लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है? तो देख सकते हैं, एक साइड में लिख लिए उत्तल दर्पण, एक साइड में अवतल दर्पण। अब ये दोनों में हम देख लेते हैं अंतर की अंतर है क्या। नंबर 1 अंतर है कि इनमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा रहता। उत्तल दर्पण में जो है वो कुछ इस प्रकार का रहता है, यानी कि कुछ इस प्रकार का, लेकिन अवतल दर्पण जो रहता वो कुछ ऐसा रहता। ऐसे देख सकते हैं, ये रहता। यानी ये जो है ये उत्तल दर्पण है, यानी परावर्तक सतह जो है चमकीला वो बाहर की ओर होता है, यानी कुछ इस प्रकार से ये बाहर की ओर जो है ये होता है। और ये जो है ई वाला, यानी ये जो है अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण का चमकीला सतह जो है अंदर की ओर धसा होता है। जैसे कि देख सकते हैं ये अंदर की ओर धसा हुआ, लेकिन इसमें बात बोला जाए तो ये बाहर की ओर निकला हुआ। नंबर 2 की बात बोलते हैं तो इनमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसमें? तो उत्तल दर्पण में। लेकिन वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब किसमें बनते हैं? तो अवतल दर्पण में। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब किसमें बनते हैं? तो वो बनते हैं अवतल दर्पण में। ठीक है। थर्ड अंतर देख सकते हैं कि इनमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या है? सीधा और उल्टा दोनों बनता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आभासी और आभासी के साथ हमेशा क्या बनता? सीधा बनता है। तो इसमें आभासी है तो आभासी के साथ सीधा, और वास्तविक भी बनता है ना बाबू, तो वास्तविक के साथ क्या हो जाएगा? उल्टा भी बनेगा। ये जो है इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, छोटा और वस्तु के आकार का, यानी तीनों प्रकार के बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये देख सकते हैं आप लोग का पर्दा
हुआ ओपन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। लिखा हुआ है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कर, अथवा आप उत्तल तथा अवतल लेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो बात यहाँ पे आई है, दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम है। अगर पूछ दिया दोनों में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करेंगे। कहा क्या कि ये दोनों को पहचानेंगे कैसे, तो पहचान तो भाई अंतर से ही होता है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है बस पूछने का तरीका चेंज है, लेकिन ये भी अंतर ही पूछ रहा। तो देखते हैं, एक साइड में हम ले चुके हैं उत्तल लेंस को और एक साइड में लिख चुके हैं अवतल लेंस को। अब ये दोनों को हम अंतर देखते हैं। तो नंबर 1 अंतर जो कहता है वो हम लोग के सामने देख रहा है कि बीच में से मोटा तथा किनारे से पतला। जैसे कि अभी हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि बीच से मोटा कुछ इस प्रकार से, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। तो ये देख सकते हैं बीच वाला पार्ट्स जो है वो क्या है, मोटा है, और ये देखिए किनारे की पार्ट्स जो है वो क्या है, पतला है। तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस। लेकिन बीच में पतला और किनारा में मोटा, कहने का मतलब कुछ ऐसे देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसे प्रकार से। तो बीच में देखेंगे इसमें क्या है कि बीच वाला पार्ट्स जो है पतला और ये साइड वाला पार्ट्स जो दिख रहा है वो क्या है, मोटा। तो ये क्या हो गया, अवतल। अब कहता अक्षर यानी अक्षर बड़े आकार की दिखाई देती है किसमें, उत्तल लेंस से अगर देखेंगे तो अक्षर जो है वो बड़े आकार की दिखेगी, लेकिन अवतल से देखेंगे तो का अक्षर क्या होगा, छोटा दिखेगा। नंबर 3, प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करता। प्रकाश की किरण जो है वो एक बिंदु पर केंद्रित करता, लेकिन नंबर 3 इधर देखते हैं तो प्रकाश की किरण जो है वो पुंज को बिखरने देता, यानी कि इधर से उधर बिखर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है एक जगह पे क्या करता है, केंद्रित करता है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि अपसारी लेंस भी कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम आप लोग को दिखाएं कि एक जगह पर क्या करता है, एक केंद्रित करता है। यहाँ थर्ड देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। किसमें, उत्तल लेंस में वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता, ठीक है। लेकिन अवतल लेंस की बात बोले तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा ही बनता है, मात्र आभासी और सीधा बनता है। जैसा कि उत्तल दर्पण में बनता था वैसा क्या बनेगा, अवतल लेंस में बनेगा। कहने का मतलब उत्तल लेंस और अवतल दर्पण सेम है, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस सेम है लगभग। अब देख सकते हैं लेंस की बाईं तरफ से हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ की गति करेगा। अगर लेंस को यानी उत्तल लेंस को बाईं ओर से थोड़ा बहुत हिलाते हैं तो वो क्या होगा, दाईं तरफ की गति करता है। लेकिन अवतल लेंस को बाईं तरफ से हिलाएंगे तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ से हटेगा। ये क्या है कि लेंस को यानी कौन सा लेंस के, तो अवतल लेंस को बाईं तरफ से हिला दो, प्रतिबिंब भी क्या होगा, बायां तरफ से हटेगा। लेकिन यहाँ क्या कहा कि उत्तल लेंस को बाईं तरफ से हिला दें, प्रतिबिंब जो है दाएं की ओर गति करने लगेगा, दौड़ने लगेगा, मतलब गति करने लगेगा, मतलब यहाँ तक प्रतिबिंब बन रहा था यहाँ तक बनने लगेगा। लेकिन इसको हिलाने पर क्या है कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा था, तो ये प्रतिबिंब और रिटर्न हो जाएगा, यानी कट जाएगा प्रतिबिंब। नंबर 6 कहते हैं इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। किसका, उत्तल लेंस की बात बोले तो फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल की क्या होती है, ऋणात्मक। लेंस की बात है बाबू, दर्पण में मत समझना, दर्पण में सीधा उलट जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, पर्दा खुलते ही आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 लाइन का आंसर है, बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। कहता क्या है कि कांच की आयताकार सिल्ली, क्या कहता है, कांच की आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन होगा तो कहता आपतित किरण और, सॉरी थोड़ा सा देखेंगे, इधर नीचे टिपा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बात क्या है, देखो एक सेकेंड, रेजर लेकर के इसको इरेज करते हैं। ये देखिए इरेज हो गया। अब देखिए पेन लेते हैं फिर से। इसमें कहा क्या है कि कांच की आयताकार सिल्ली से प्रकाश की, क्या लिखा है,
अपवर्तन में क्या है, प्रकाश के अपवर्तन में जो आपतित किरण बनेगा और एक निर्गत किरण जो बनेगा, उनके बीच की लंबवत दूरी जो होगी वही क्या होगी, पार्श्विक विस्थापन होगी। यानी जब प्रकाश का क्या होता, अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन होगा तो ध्यान देना क्या है कि अपवर्तन के दौरान एक आपतित किरण बनेगी। क्या बनती है, एक आपतित किरण, जो किरण आती है, जो किरण क्या होती है, आती है किसी भी प्रकाश माध्यम से, और जो एक वहां से टकरा कर किसी भी सतह से टकरा कर जो निकलती है उसको निर्गत किरण कहते हैं। और ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी हो गया, उसी को हम क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, पर्दा खुलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये देख सकते हैं आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देख सकते हैं कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना। कितना उपयोग, मात्र दो उपयोग लिखना, अथवा अवतल दर्पणों के उपयोग लिखना। अब यहाँ क्वेश्चन जो है दो टाइप से क्यों किया गया, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें तो हम दो उपयोग ही लिखेंगे ना, लेकिन बात यहाँ पे आई क्या, यहाँ पे देख सकते हैं दो उपयोग लिखना था, लेकिन बात यहाँ देखना कि अवतल दर्पण के उपयोग, ये दो क्वेश्चन अथवा में करके हम इसलिए लिखें क्योंकि कभी एग्जाम में पूछा है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें, तो दो उपयोग लिखेंगे। और अगर पूछा सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण के उपयोग लिखें तो दो से अधिक भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस टाइम अगर सिर्फ और सिर्फ दो उपयोग पूछा हुआ तो दो से ज्यादा नहीं लिखेंगे, अन्यथा गलत कर सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग करके पूछा गया सवाल है, इसीलिए सिर्फ उपयोग और दो उपयोग भी लिख दिए, दोनों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा। देख सकते हैं पहला क्या है कि अवतल दर्पण के सबसे पहला लाइन लिखेंगे कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। उपयोग नंबर 1 देखेंगे कि बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है, यानी बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग जो है और ऊर्जाओं के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ऊर्जा के लिए किया जाता है। नंबर 2 देख सकते हैं कि इसका प्रयोग वाहन के हेडलाइट्स, क्या लिखा है, हेडलाइट्स, लैंप, सर्च लाइट और टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनाता है, यानी क्या क्या बना सकता है कि हेडलाइट में, यानी गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है, तो कह सकते हैं इसमें भी। टॉर्च में किसका उपयोग किया जाता है, तो सबका अवतल दर्पण आंसर हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, सेविंग दर्पणों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सेविंग कहने का मतलब क्या होता है, तुम कह सकते हो कि दाढ़ी बनाने, क्या बनाने, दाढ़ी बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं सेविंग करने। अब थर्ड यानी फोर्थ अब देखते हैं कि दंत चिकित्सा, क्या है, दंत चिकित्सा तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। यानी दंत विशेषज्ञ, यानी जो दांत से जो है, यानी दांत चेक करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पर्दा देख रहे हैं आप लोग का खुला, और खुलते ही क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में 3-3 उपयोग लिखना। कितना मजेदार क्वेश्चन है। अवतल दर्पण, तो पहले देखो उत्तल दर्पण का उपयोग लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य देखने, यानी दर्पण के रूप में किया जाता है। पश्च का मतलब बाद वाले दृश्य को देखने में, यानी पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, उत्तल दर्पण का। बाजार व गली में लगे लैंप का प्रकाश उत्तल दर्पण के द्वारा परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंजों के रूप में सड़क के काफी क्षेत्र में प्रकाशित होता। कहता क्या है कि उत्तल दर्पण ही जो है वो रहता है किसमें, लैंपों में, जो कि गलियों में और बाजारों में लगे रहते हैं, और उसका जो किरण है वो परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में क्या होती है, सड़कों में काफी ज्यादा विस्तारित हो जाती है, यानी प्रकाशित होती है। नंबर 3, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में भी उत्तल दर्पण का उपयोग
किया जाता है। यानी अभी पीछे भी देखे थे, उसमें बताया गया था कि इसमें छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, जो कि अभी पीछे से देख करके आए, सेम वही चीज आ गया कि अवतल दर्पण का उपयोग जो हो गया शेविंग दर्पण में। शेविंग कहने का मतलब क्या, अभी बताए थे, दाढ़ी बनाने में। फिर नंबर 2, इसका उपयोग टॉर्च, वाहन का हेडलाइट, दूरबीन और खोज के उपकरणों में प्रकाश के परावर्तन के लिए किया जाता है। नंबर 3, ENT कहने का मतलब नाक, यानी सॉरी कान, नाक, गला। ये EMT इसका इंग्लिश नेम लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये है कान, नाक, गला के परीक्षण एवं दंत चिकित्सक में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं पर्दे को ओपन करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और आपको पर्दा खुल गया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आ गया आप लोग के सामने, और बहुत ही मजेदार सवाल कि एक समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका अर्थ क्या है? +1 का अर्थ क्या है, यही एग्जाम में पूछता, कभी कभी प्लस माइनस, यहाँ +1 है तो कभी -1 भी पूछता। दोनों को हम बताएंगे एक साथ, बस थोड़ी सी एक्सचेंजिंग है। देखते हैं इसका आंसर पहले कि एक समतल दर्पण के द्वारा आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि, पूरे क्वेश्चन को उतारेंगे, लास्ट में लिखेंगे इसका अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज जो है वो दर्पण यानी कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के क्या होगा, बराबर होगा। +1 का मतलब ये नहीं हुआ, हमेशा देखना क्या कि समतल दर्पण जब बोला जाए तो समतल दर्पण में जब भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता वो क्या होता, वस्तु के बराबर बनता। क्या बनता, वस्तु के साइज के बराबर बनता। लेकिन ये +1 जो दर्शाता वो ये दर्शाता, धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है वो क्या है, सीधा यानी तथा आभासी। यानी प्रतिबिंब जो है सीधा और आभासी है, ये जो दर्शाता है +1। यानी कि हमेशा जब कहता है कि +1 का मतलब कोई भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, बस इतना जान लो। प्रतिबिंब जब सीधा बनेगा तो सीधा के साथ आभासी आना जरूरी है, आभासी के साथ ही सीधा बनता, आभासी के साथ उल्टा कभी नहीं बनता। तो +1 क्या दर्शाता, समझ में आ रहा कि +1 यह दर्शाता है, यानी कि धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा, और सीधा के साथ क्या होता, आभासी भी होता। अगर यही बोलता कि -1 है तो -1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्वेश्चन -1 कर दिया, यहाँ -1 लिख दिए, बाकी सेम चीज यहाँ लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है उल्टा और आभासी, आभासी नहीं वास्तविक। यानी सिंपल सी बात बोले, अगर पॉजिटिव रहे तो सीधा और आभासी, नेगेटिव रहे तो वास्तविक और उल्टा। माइनस का मतलब उल्टा और प्लस का मतलब सीधा, याद रखें। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और देख सकते हैं पर्दा खुल रहा है, और ये देखिए फाइनली पर्दा खुल चुका। ये देखिए क्रांति कोण, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्रांति कोण कहते किसको। फाइनली देख सकते हैं क्रांति कोण कहते किसको है। तो यहां से देखते हैं क्रांति कोण के बारे में कि क्रांति कोण हम किसको कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के परे हटती है। अभिलंब के परे कहने का मतलब कि अभिलंब से दूर हटती है। क्या कहता, जब प्रकाश की किरण, जैसे कि ये से प्रकाश की किरण इधर की ओर आ रही, ठीक है। अब ये जो कहा कि जब आ रही है तो सघन माध्यम से, यानी इधर माध्यम जो था सघन था, जब ये विरल माध्यम में प्रवेश किया तो ये क्या होता है पता है, ये विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये देखिए कि यहाँ से इस प्रकार से, यानी कि ये जो आपका अभिलंब था, क्या है, ये आपका अभिलंब है, और अभिलंब से ये अपवर्तित हो रहा था, और ये अपवर्तित हुआ, बट देखिए अर्थात विरल माध्यम में
बना अपवर्तित कोण जो है कोण R सघन माध्यम में बना आपतित कोण I बड़ा होता। जो यहाँ पे जो I बनेगा, ये I बनेगा, जो यहाँ से बनेगा R, इससे ये वाला कोण क्या होगा, बड़ा बनेगा। लेकिन बोला क्या, ध्यान देना कि यदि विरल माध्यम में बना आपतित किरण एक समकोण के समान हो जाए, यानी देखो कि ये जो विरल माध्यम में जो बना ये एक समकोण की तरह हो जाए, मतलब कि इस प्रकार से जब लौट जाए तो यहाँ देखेंगे कि एक समकोण बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे एक समकोण बनेगा। तो यही जो कोण C बन रहा, तो समकोण समान हो जाए तो उसके सापेक्ष जो सघन माध्यम में बना आपतित कोण जो होगा क्या हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कह देंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे थे, इसको हम इरेज करके दिखाते हैं। क्रांतिक कोण का फिगर क्या था, देख सकते हैं यहाँ पे क्रांतिक कोण का बिल्कुल फिगर पारा हुआ है। ठीक है, अब बढ़ेंगे लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब पर्दा ओपन और सामने आ गया आप लोग के क्वेश्चन। इसमें कहा क्या, क्वेश्चन नंबर 10 में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण को परिभाषित करना। ये नहीं, 5 चीज है, पांचों चीज को क्या करना, परिभाषित करना। यानी आपतित किरण को, परावर्तित किरण को, अभिलंब को, आपतन कोण को और परावर्तन कोण, ये सभी को क्या करना है, परिभाषित करना। तो कर देते हैं एक एक करके परिभाषित। आपतित किरण देख सकते हैं, यहाँ से ये किरण जो आ रही है उसको हम आपतित किरण करें, यानी किसी दर्पण पर आकर टकराने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ये फालतू में लिखा गया। जैसे कि ये देखिए, ये किरण जो आपका आ रहा, ये आपका क्या है, एक दर्पण है। ये जो आपका है वो दर्पण है, ये आपका दर्पण है। अब यही बात बोला कि परावर्तित, तो ये आ रही है तो ये लौट रही है। ये क्या हो रही है, टकराकर, दर्पण से टकराकर वापस लौट रही है। यानी दर्पण से टकराकर लौटने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण के। अगर अभिलंब की बात बोला जाए तो जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, देखो जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपतित किरण आया और यहाँ से इधर परावर्तित किरण गया, तो ये बिंदु जो हो गया, ये बिंदु और ये बिंदु से एक समलंब खींच देंगे और यही लंब को अभिलंब कहेंगे। यानी देख सकते हैं परिभाषा, जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा बाबू, आपका अभिलंब कहलाएगा। अब बात आई आपतन कोण की, यानी आपतन कोण जो इसको आई से हम सूचित करते हैं, किससे, आई से सूचित करते हैं। तो बोला है तो लिखेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आपतित किरण और ये अभिलंब है, ये दोनों के बीच में ही कोण बन रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। बात आई परावर्तन कोण की, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो है आपका परावर्तित किरण है और ये आपका अभिलंब है, और ये दोनों के बीच जो कोण बन रहा वो क्या हो रहा, आपका परावर्तन कोण है, जिसको हम R से सूचित करते हैं। ये I से सूचित होता है, ये R से सूचित होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और यही 10 क्वेश्चन हम आप लोग को लेकर के आए थे इस वीडियो में, और आप लोग को ये 10 का 10 क्वेश्चन हम दिखा चुके हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और कोई भी स्टूडेंट्स अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि एग्जाम टाइम तक ऐसे ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो आप लोग को इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो मिलेंगे फिर से ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी स्टूडेंट्स नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका PDF जिसको जिसको चाहिए वो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ जाकर ज्वाइन जरूर हो जाएं, क्योंकि वहीं आपको मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय। सभी को हंसते रहें, खेलते रहें।